आज मैं सभी फार्मर भाइयों का वेलवर्ड की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग आज देखने वाले हैं कि ट्रीटमेंट पर्पस के लिए एंटीबायोटिक्स पोल्ट्री में कैसे यूज़ किया जाता है। मतलब जिसको कि बोलते हैं थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इन पोल्ट्री। अगर ये एंटीबायोटिक जो होते हैं तो वो किस लिए यूज़ करते हैं? जनरली बैक्टीरियल डिसीजेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बहुत बड़ा पोल्ट्री इंडस्ट्री पे के ऊपर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होता है और उसके जो लॉसेस होते हैं तो वो लॉसेस होते हैं जनरली हार्मफुल इफेक्ट जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बर्ड्स के अंदर। प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया, मॉर्टेलिटी हो गया, कुछ ऐसे फीड कंजम्पशन ड्रॉप हो गया, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लॉस होता है। तो ये अगर देखेंगे उसके अलावा उसका ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होता है, ये दोनों की वजह से उसका पोल्ट्री इंडस्ट्री को हेवी इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं। उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि साल्मोनेला, इकोला, पास्चुरेला, क्लॉस्ट्रिडियम, ये ऐसे कुछ बैक्टीरियाज है, उसकी वजह से बहुत हेवी लॉसेस हो सकते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं तो वो फीड मटेरियल के थ्रू भी आ सकते हैं। उसमें फीड मटेरियल मतलब क्या? जैसे कि एनिमल बाय प्रोडक्ट्स, फिश मील हो गया, रेंडरिंग मील हो गया, डीडीजीएस सोया अगर हेवीली कंटामिनेटेड होगा तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बैक्टीरियल डिसीजेस आ सकते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल डिसीजेस कौन-कौन से पोल्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट, उसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे। तो उसमें अगर देखेंगे हम लोग, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है जो है, वो कहाँ-कहाँ से आ सकते हैं पोल्ट्री में? एक तो फीड के थ्रू आ सकते हैं, हवा के थ्रू आ सकते हैं, हैचरी से भी आ सकते हैं, कंटामिनेटेड हैचरी अगर होगा तो वहाँ से भी चिक्स में आ सकते हैं। उसके बाद पानी से आ सकते हैं और फोमाइट्स, इक्विपमेंट्स, लिटर मटेरियल वगैरह, उसके वजह से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पोल्ट्री में आ सकते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन-कौन से होते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो कोलाई बैसिलस ये जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पोल्ट्री पैथोजन है जिसको इशर्शिया कोला बोलते हैं, उसकी वजह से पेरी होता है, पेरिकार्डाइटिस, यूक्सैक इन्फेक्शन वगैरह होता है। और ये इकोलाई जिसको बोलते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज, कॉमनली जिसको बुलाते हैं इकोलाई, तो उसमें जो होता है वो कौन से भी एज ग्रुप में आ सकता है और उसका हाई प्रिवेलेंस रेट एडल्ट बर्ड्स में ज़्यादा होता है और मॉर्बिडिटी 5 to 20% तक उसकी मिल जाती है। उसमें दो कंडीशंस ज़्यादातर होते हैं, ड्रॉप होता है एक प्रोडक्शन में और मॉर्टेलिटी होती है। तो 3 to 20% प्रोडक्शन में ड्रॉप हो सकता है और 7% तक मॉर्टेलिटी हो सकती है। और उसकी वजह से बहुत सारे कंडीशंस पोल्ट्री में तैयार होते हैं। उसमें योक्साक इन्फेक्शन हो गया, ऑन्फाइटिस हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, सोलन हेड सिंड्रोम, सेप्टिसेमिया, पॉलीसिरोसाइटिस, कोलेग्रानुलोमा, एंथ्राइटिस, सेलुलाइटिस, साल्पिंजाइटिस, या इसी प्रकार की बहुत सारी डिसीजेस और बहुत सारी कंडीशंस इकोलाई की वजह से पोल्ट्री में मिलती है। तो दूसरा डिसीज देखेंगे फाउल टाइफाइड जो कि साल्मोनेला की वजह से होता है। उसमें ब्रॉन्ज कलर लिवर और कंजेशन होता है लिवर का और उसमें मॉर्टेलिटी कौन से भी एज में हो सकती है और मॉर्बिडिटी 10 to 100% फ्लॉक पे अफेक्ट हो सकता है। और अगर ट्रीटमेंट नहीं किया और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब जो फ्लॉक का इम्यूनिटी बहुत वीक है, वो फ्लॉक्स में 100% तक मॉर्टेलिटी जाने की संभावना होती है। तीसरा डिसीज हम लोग देखेंगे फाउल कॉलरा। फाउल कॉलरा पास्टोरेला बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसमें फोकल हेपेटाइटिस, सेलुलाइटिस और फेस एंड बैटल इन्फेक्शन भी होता है उसमें। और उसमें अगर देखेंगे हम लोग एक्यूट सेप्टिसिमिया इसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है और मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी 100% तक होने के चांसेस भी रहते हैं उसमें। और इसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो होते हैं, हाई डेंसिटी है, कंकरेंट इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी वायरसेस की वजह से अगर होगा तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और अगर फार्म में चूहों का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, मतलब रैट पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं पास्चुरेला को, ये फाउल कॉलरा को बढ़ाने के लिए। और तीसरा डिसीज है इन्फेक्शियस कोलाइजा, इसमें फेशियल एडिमा कॉमनली दिखाई देता है। ग्रोअर्स और लेयर्स में ज़्यादातर पाया जाता है और उसका स्प्रेड बहुत फास्ट होता है। उसमें नंबर ऑफ कर्ल्स बढ़ेंगे, प्रोडक्शन ड्रॉप होगा,
मल्टी एज फार्म्स में कौन से भी एज में आ सकता है, और फीड और वाटर कंजम्पशन ड्रॉप की वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाता है। चौथा डिसीज हम लोग देखेंगे नेक्रोटिक एंटराइटिस। उसमें टर्किश टॉवल लाइक अपीयरेंस होता है इंटेस्टाइन में, और गैस बबल्स और ब्राउनिश फ्लूइड तैयार होता है। ये हो गए पोस्टमार्टम लीजन्स में। उसमें ब्रायलर, ब्रीडर और लेयर किसी में भी नेक्रोटिक एंटराइटिस दिखेगा आपको, और 5 से 10 दिन तक फ्लॉक में रहेगा। 2 to 50% मॉर्टेलिटी उसमें हो सकता है। और इसमें ऐसा पाया गया है कि वर्ल्ड वाइड पोल्ट्री इंडस्ट्री को 2 बिलियन तक लॉस, उसका ईयरली एनुअल लॉस जो देखा गया है उसके वजह से, मतलब वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट करने वाला बहुत बड़ा डिसीज है नेक्रोटिक एंटराइटिस भी। तो इसके बारे में भी हम लोग, इसके लिए क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ये 4 इम्पोर्टेंट जो डिसीजेस है, तो ये सीवियर थ्रेट है पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक जिसको बोलते हैं वो यूज करना है, जो कि स्पेसिफिक और श्योर शॉट ट्रीटमेंट होती है ये डिसीजेस के लिए। तो उसको कैसे करना है और एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं जनरली उसको क्या मैजिक बुलेट बोल के भी बुलाते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, एंटीबायोटिक यूज किया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म हो सकता है। तो उसमें अगर देखेंगे, ये पावरफुल होते हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसा भी होते हैं। तो और इसमें फायदा एक होता है कि एंटीबायोटिक यूज करने के बाद कि उसका बैक्टीरिया जो ऑलरेडी बॉडी में है, जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है पोल्ट्री में, तो उसका ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगा, उसका रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का बंद हो जाएगा और वो बैक्टीरिया को भी मार देगा। लेकिन इसमें अगर देखेंगे हम लोग, इम्यून सिस्टम जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अपना, व्हाइट ब्लड कैपेसिल्स जिसको बोलते हैं, तो वो अगर अपना इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो बैक्टीरिया को जब कम मात्रा में होगा तभी खत्म खत्म कर पाएगा। लेकिन जब एक्सेसिव काउंट जब बैक्टीरिया का बढ़ता है बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से जब डिसीज सिविरिटी में जाता है तब एंटीबायोटिक के सिवाय अपने पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये एंटीबायोटिक यूज करने के लिए भी कुछ गाइडलाइन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कभी भी बिना वेटरनरियन की सलाह के एंटीबायोटिक यूज नहीं करना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के। और ये एंटीबायोटिक जो होते हैं वो पूरे प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स है एंड शुड बी यूज्ड एज अ थेरेप्यूटिक्स ओनली, ट्रीटमेंट के लिए ही यूज करना है। और इसके लिए यूज करने से पहले अगर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, एबीएसटी जिसको बोलते हैं, वो अगर किया तो वो सबसे बढ़िया और लाभकर साबित होता है। और एंटीबायोटिक कभी भी प्रिस्क्राइब डोज में ही यूज करना है, कभी उसका ओवर डोसिंग या अंडर डोसिंग कभी भी अवॉइड करना चाहिए। तो उसके वजह से रेजिस्टेंस डेवलपमेंट का प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से एंटीबायोटिक है जो कि पोल्ट्री में ज़्यादातर प्रेफर किए जाते हैं, ज़्यादातर उसका इस्तेमाल होता है। उसमें पहला एंटीबायोटिक है लियोफ्लॉक्सेसिन, जो वेंकीज का रेस्ट्रिक्टियल है। एंडोफ्लॉक्सेसिन जो वेंकीज का वेंफ्लॉक्स है। और डॉक्सीसाइक्लिन नियोमाइसिन कॉम्बिनेशन जो वेंटॉक्सियन बोल के आता है। और एमोक्सिसिलिन जो एमोप्रीमिक्स बोल के आता है। ये चार चार एंटीबायोटिक्स है, वो हम लोग पोल्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो उसमें पहला एंटीबायोटिक देखेंगे हम लोग रिस्ट्रिक्टियल। रिस्ट्रिक्टियल में क्या है? रिस्ट्रिक्टियल में लियोफ्लॉक्सेसिन है 10%। तो उसमें 100 mg पर ग्राम लियोफ्लॉक्सेसिन हेमाइड्रेट होता है। तो उसके इंडिकेशंस बहुत सारे हैं, ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। सीआरडी, सीसीआरडी, कोलाई बैसिलोसिस, साल्मोनेला, इन्फेक्शियस कोराइजा, फाउल कॉलरा, नेक्रोटिक एंटराइटिस, गैंग्रीनस डर्मेटाइटिस, और नॉन स्पेसिफिक एंड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ड्यूरिंग वायरल डिसीजेस में भी रेस्ट्रिक्टियल का बहुत फायदा होता है। तो इसका डोज एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कैसा करेंगे? इसका डोज होता है 10 mg पर केजी बॉडी वेट, 3 से 5 दिन तक देना है। अगर रेस्ट्रिक्टियल की बात करेंगे हम लोग तो 1 ग्राम 10 किलो बॉडी वेट के लिए 3 to 5 डेज तक देना है। तो उसमें जब हम लोग देंगे रिस्ट्रिक्टियल, जब देना चाहेंगे हम लोग, तो रिस्ट्रिक्टियल रिक्वायर्ड क्वांटिटी जितना लगता है अपने को उस दिन के लिए उतना लेना है। 2 लीटर पानी में उसको मिक्स करना है और उसके बाद उसको पानी में मिला देना है। और उसका 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 kg पैकेट में
वो अवेलेबल है। तो ये ऐसा पैकेट्स होते हैं उसके रेस्ट्रिक्टियल के, ये आप याद रखिए। वेनफ्लक्स जो है एंडोफ्लॉक्सासिन ओरल सॉल्यूशन 10% वेट बाय वॉल्यूम होता है। उसमें एंडोफ्लॉक्सासिन 10% होता है 100 mg पर ml। उसके इंडिकेशंस अगर देखेंगे हम लोग, कोलाइबैसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, इन्फेक्शियस कोराइजा, फॉल कॉलरा और नेक्रोटिक एंटराइटिस में वेनफ्लक्स बहुत बहुत बढ़िया काम करता है। उसमें वेनफ्लक्स का डोज अगर देखेंगे हम लोग, 1 ml 10 किलो बॉडी वेट के लिए देना है 3 से 5 दिन तक, और पानी में मिलाना है उसको। उसका 1 लीटर और 5 लीटर का जैसे कि बॉटल दिखाया गया है, ऐसे बॉटल अवेलेबल है। और उसका विड्रॉल पीरियड 3 डेज का बताया गया है। वेंडोक्सियन तीसरा एंटीबायोटिक है, वेंडोक्सियन। इसमें अगर देखेंगे नियोमाइसिन सल्फेट 100 मिलीग्राम और डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 100 मिलीग्राम उसमें होता है। उसके इंडिकेशंस अगर देखेंगे हम लोग, उससे उसके वजह से कोलाबैसिलोसिस, साल्मोनेलोसिस, इन्फेक्शियस कोराइजा, फाउल कॉलरा, नेक्रोटिक एंटराइटिस और नॉन स्पेसिफिक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में वेंडोक्सिन बहुत कारगर साबित हुआ है। तो उसके पैकेट्स है 50 ग्राम और 250 ग्राम में अवेलेबल है। तो इसमें जब एंटीबायोटिक यूज करेंगे हम लोग, तो उसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमको याद रखने पड़ेंगे। और जब हम लोग ट्रीटमेंट ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए एक्यूरेट बॉडी वेट आपको मालूम होना ज़रूरी है फ्लॉक का। उसके बाद वाटर सप्लाई शुड बी फ्लॉलेस, पीएच स्टेबिलिटी पानी का ठीक होना चाहिए, और बी कॉम्प्लेक्स जैसे विटामिन अगर उसके साथ में देंगे तो एंटीबायोटिक का रिटेंशन बॉडी में होने में मदद होती है और ज़्यादा देर तक एंटीबायोटिक काम करने में हेल्प होती है। तो इसका डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सपोज रिक्वायर्ड एंटीबायोटिक इन ग्राम पर ml अगर आपको निकालना है, मतलब आज के दिन कितना ग्राम एंटीबायोटिक या कितना मिली एंटीबायोटिक आपको देना है, उसका अगर डोज निकालना है तो आपको पहले फ्लॉक का बर्ड्स का एवरेज बॉडी वेट इन केजी लेना पड़ेगा, कितना किलो के बर्ड्स हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स फार्म में कितने बर्ड्स हैं। उसके बाद रिकमेंडेड डोज ऑफ एंटीबायोटिक कितना mg पर केजी लिखा है, जैसे कि वेनफ्लॉक्स अगर देखेंगे 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट हमने रिकमेंड किया है। और उसको डिवाइड करना है अवेलेबल एंटीबायोटिक इन ग्राम पर ml, ग्राम और 1 ग्राम और 1 ml, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो ये इसका एक्चुअल में कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगा। तो इसमें अगर देखेंगे हम लोग डोसेस इन वाटर मेडिकेशन, एक एग्जांपल अगर देखेंगे हम लोग, सपोज फ्लॉक साइज 8000 लेयर बर्ड्स का है, तो एंटीबायोटिक हम लोग वेनफ्लॉक्स यूज करेंगे 10% सोल्यूशन। रिकमेंडेड डोज उसका कितना है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल लाइव वेट अगर 800 ग्राम एक बर्ड का होगा, तो 8000 बर्ड्स के लिए 6400 किलो टोटल बॉडी वेट होगा। और डोज ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल मतलब वेनफ्लॉक्स का 6400 इंटू 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 10, तो 64,000 मिलीग्राम हो गया। इसका मतलब हो गया 64 ग्राम। तो मतलब क्या हो गया, डोज ऑफ ड्रग 10%, 64 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 640 ml पर डेली। इसका मतलब क्या हो गया, 640 मिली पर डे आपको वेनफ्लॉक्स देना है 3 to 5 डेज के लिए। तो ये हो गया वाटर मेडिकेशन जो लिक्विड प्रोडक्ट का लेते हैं। और दूसरा एंटीबायोटिक हम लोग देखेंगे कि रिस्ट्रिक्टियल के बारे में अगर दूसरा एग्जांपल लिया हमने, तो सपोज एक 10,000 का लेयर फार्म है 18 वीक्स का, उसमें एवरेज बॉडी वेट सपोज 1.3 केजी है। तो एंटीबायोटिक रिस्ट्रिक्टियल हम लोग 1 केजी एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसमें 100 ग्राम होता है, उसका रिकमेंडेड डोज है 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो कैलकुलेशन डेली डोज कैलकुलेशन करने के लिए हमको बॉडी वेट मालूम हो गया 1.3 केजी बर्ड्स का, फिर नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं 10,000 बर्ड्स है, रिस्ट्रिक्टियल का रिकमेंडेड डोज है 10 मिलीग्राम, तो 1000 इंटू एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द ड्रग इज 100। तो मतलब क्या हो गया 1300 ग्राम रिस्ट्रिक्टियल होगा पर डे, 3 to 5 डेज हमको यूज करना पड़ेगा रिकमेंडेड डोज और रिकमेंडेड डायल्यूशन में। तो ये हो गया डोज कैलकुलेशन के बारे में एंटीबायोटिक्स का।
तो मुझे इतना ही बताना था आपको कि जब भी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ ना कीजिए उसको, और जितना रिकमेंडेड डोज डॉक्टर ने बोला है वो ही हिसाब से और उतने ही दिन तक एंटीबायोटिक को यूज़ करना है। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू सो मच।